तो आज में यंगेस्ट सेमेस्टर एवर की इस वाले एपिसोड में इस वाले का स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपना ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर इंडो ऑर्थोडॉक्स बंदों में से उस चश्मिश का अल्टीमेट टेक्निक, वो डीमोनिक सा टेक्निक को बस एक बार देख के उसे कॉपी करके अपना ही टेक्निक बना के उसके ऊपर हमला कर देता है। और इन सभी कांड के बारे में अपने मोटा अपने यांग को अब यहाँ पे बता रहा था। तब यहाँ से एपिसोड की शुरुआत में अपना यांग इन सभी बातों को सुन के कहने लगता है कि तो फिर वो ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का मार्शल आर्ट को इस्तेमाल किया, एक ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मार्शल आर्ट को आपने यूज के लिए मॉडिफाई कर लिया। तब इस बात सुन के अपना मोटा कहने लगता है कि वो जो ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर जो एनर्जी का इस्तेमाल किया था वो एनर्जी डिफरेंट जरूर था, लेकिन जो टेक्निक का एसेंस था वो इनके डीमोनिक शॉट टेक्निक का एसेंस था, जिसको उसने मॉडिफाई करते हुए अपने एक फिंगर टेक्निक बना लिया, जो कि इनके ओरिजिनल डीमोनिक शॉट टेक्निक से कहीं ज्यादा पावरफुल भी था। यह बोलते अपना मोटा आगे कहता है कि अपना जो चश्मिश खुद का बचा कुचा एनर्जी का इस्तेमाल करके अगर उस टेक्निक को डिफेंड नहीं करता ना, तभी अपने मोटा ये सब कुछ डिटेल बोलने के लिए यहाँ पे बैठ के जिंदा नहीं रहता। तब इस बात को सुन के उस अपने यंग मन में सोच रहा है कि वो जो चश्मिश अनडाउटेडली एक फायर रैम का बंदा है, जिसके टेक्निक को अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर बस एक ही डुएल में कॉपी करके मॉडिफाई भी कर दिया। तब इस चीज के बारे में अपने यंग आगे और डिटेल में कुछ सोच पाता, उससे पहले अपने मोटा मार्शल जेस्चर दिखाते हुए अपने यंग को कहता है कि फैमिली हेड, मैं और मेरा सीनियर ब्रदर टैंग फैमिली में एक ही पर्पस के लिए आया है, और वो है कि प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए हमारे सेक्ट के ग्रेट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में। तो यहाँ ऑब्वियसली अपने मोटा अपने यंग के पावर को देख के और सिचुएशन को देख के यहाँ बस सिर्फ कोऑपरेशन की बात कर पाता है, लेकिन इस चीज का जवाब अपने यंग दे पता उससे पहले हम लोग को नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है। ये जो हेविली डीमन डिवाइन कल्ट है, ये एक रिलीजियस और मिलिट्री ग्रुप है जो कि सिंगजोंग से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब वहीं पे उनका हेडक्वार्टर बेस है। तो ये जो हेविली डीमन डिवाइन कल्ट है, एक वक्त पे इनके ये ग्रुप इतना ज्यादा ताकतवर हुआ करता था कि ये लोग एक साथ 9 ग्रेट सेट और अदर्स मार्शल फैक्शन के साथ एक साथ निपट सकता था। लेकिन अभी मार्शल वर्ल्ड में चेंजेस के साथ साथ इस ग्रुप का पावर भी कम हुआ है, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ है जिससे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन ये कह दे कि चलो भाई हम लोग आज हेविली डिवाइन कल्ट को मिटा देंगे। तो ऐसा ना होने की वजह क्यों है? क्योंकि जो हेविली डिवाइन कल्ट है, ये पूरा ग्रुप सिर्फ एक बंदे के इशारे से मूव होंगे, जो कि है ऑब्वियसली इनका हेविली डिवाइन लॉर्ड। लेकिन अब यहाँ स्टोरी में सिचुएशन चेंज तब होना शुरू हुआ जब हेविली डिवाइन कल्ट के लॉर्ड के सन उसके इनेट मार्शल टैलेंट के साथ अपने पावर को जब शो करना शुरू किया, तब उसने धीरे धीरे अपना एक पर्सनल फॉलोअर्स को गेन कर लिए। तब इस सिचुएशन में वो सन कल्ट के अंदर दो फैक्शन का बंटवारा ना हो जाए, इस डर से कल्ट से बाहर निकल के अपने सारे फॉलोअर्स के साथ उसने एक अपना ही कल्ट बनाया, जिसका नाम बना हेवन ब्रिलियंस डिवाइन कल्ट। तो अब यहाँ ये घटना हो जाने के बाद वो जो हेविली डिवाइन कल्ट था, जिसके हर एक बंदा सिर्फ एक बंदे के इशारे से मूव होगा, उस एडवांटेज को अब उन लोगों ने खो दिया है। तो अभी इन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये लोग पहले अलग हुए एक डिफरेंट कल्ट से निपटे, उसका बाद मेन कल्ट से निपटा जाएगा, जो कि ऑब्वियसली एक अपनी पार्ट को खो देने के बाद कमजोर बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ इन लोग की फिक्र यही है कि जो अचानक से साउथ के साइड ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर उभर के आया ना, ये बंदा कभी भी डिमोनिक कल्ट से मिलके इन लोगों के ऊपर हमला कर सकता है अगर ये लोग अभी कुछ भी करने की कोशिश करे तब। लेकिन अब यहाँ ये लोग इस तरह चुपचाप बैठेंगे भी नहीं, इस अपॉर्चुनिटी का मतलब हाथ से जाने नहीं देंगे। तो अपने मोटा कहने लगता है कि अगर ब्लैक डेथ अलायंस इनके नॉर्थ की तरफ आगे बढ़े, तब ये लोग कुछ भी करने से पहले काफी ज्यादा लॉसेस से सफर करेंगे। लेकिन अभी इस सिचुएशन में अपने मोटी को नजर आया अपने यंग के जो मार्शल प्रावेस उसने शो किया ना, उसके मदद से वो ब्लैक डेथ अलायंस को रोक सकता है ताकि वो इनकी नॉर्थ में एडवांस ना कर पाए। तो यही मतलब अपना मोटा फिर से मार्शल जेस्चर रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज ब्लैक डेथ अलायंस को रोक के रखिए, तब तक हम लोग हेविली डिवाइन कल्ट को निपटा देंगे। तब यहाँ इन सारी बात को सुनकर उस तरफ अपने यंग सीधा सीधा ना कह देता है। तब इस जवाब को सुन के अपने मोटा एक आंख खोल के सुनता है कि मतलब क्या कहा, नो कहा। उसके बाद जब उसे मतलब समझ में आता है तो मतलब वो अपने यंग से पूछने लगता है कि क्यों, जिसका जवाब भी ऑब्वियस है। अपने यंग कहता है कि मैंने कहा नहीं, और मेरे को करना भी क्यों है, पहले तो ये बता। तब वहां से सब के हम लोग के मोटे और अपने चश्मस को दिखाया जाता है, जो कहता है कि उसने क्या सच में रिफ्यूज कर दिया। जिस वक्त उस तरह अपना मोटा पसीना पसीना होते हुए अपना सर हिलाता है कि हाँ उसने रिफ्यूज कर दिया। इसके बाद वो आगे कहने लगता है कि अपनी यंग ने रिफ्यूज करते वक्त कहा था कि उसे ये डिसीजन लेने से पहले
फैमिली हेड से डिस्कस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ ये लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो सीनियर ब्रदर व्हाट इफ वो लोग रिफ्यूज कर दे, जिस वक्त सुन के इस तरफ ना चेसमिस कहते हैं कि अभी के लिए हम लोग सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। लेकिन अब इस वक्त सुन के इस तरफ ना मोटा कहता है कि सीनियर ब्रदर ये चीज रिलेटेड नहीं है, लेकिन टैंग क्लैन का अभी का जो स्टेट है वो एकदम मतलब ऑपोजिट है। मतलब इनके इंफॉर्मेशन को मतलब जो कुछ बताया गया है उससे एकदम ही अलग है ना। एक तरफ अभी अपना मतलब टैंग क्लैन में मार्शल प्रावेस तेजी से बढ़ रहा है, उसके अगली साइड टैंग क्लैन के अंदर रहने वाले बंदे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ का एटमोस्फेयर तो एकदम ही अलग है। जैसे कि रूमर में बताया गया है हेवन बिलियंस डीमन लॉर्ड की वजह से टैंग क्लैन पूरी तरह से रूइंड हो चुका है। ऐसा तो कोई चीज नजर नहीं आ रहा है। तब इस बात को सुनकर उस तरफ ने चेसमिस कहता है कि हाँ उसने भी इस चीज को देखा है, नोटिस किया है, और ये चीज भी एकदम ही अबंडेड है कि टैंग क्लैन की रिवाइवल का वजह कोई एक ड्राइविंग फोर्स है, जिस फोर्स को इन लोगों को अपने साइड में ले आना पड़ेगा। तो अब यहाँ इसी बात के साथ पीछे से अपने चेसमिस और चेसमिस का फादर आते हुए इन लोगों को कहता है कि मैं आप दोनों डाओइस्ट को एस्कॉर्ट करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम टैंग जी आजुन है, मैं हमारे टैंग क्लैन के जनरल अफेयर्स को संभालता हूँ। तो आप प्लीज मेरा पीछा कीजिए क्योंकि फैमिली हेड ने आप दोनों को बुलाया है। तो अब इस सीन के बाद हम लोग को नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है इन दोनों को अपनी यंग का मदर वेलकम करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम टैंग जाही है और वो अभी एक्टिंग हेड है सिसवन टैंग फैमिली का, और उसने अपने यंग से सब कुछ सुन लिया है कि किस तरह ये दोनों हेविली डिवाइन कल्ट से निपटने के लिए इनके टैंग फैमिली का कोऑपरेशन चाहता है। लेकिन अब उस तरफ अपने दोनों चश्मिस और मोटा अपनी यंग की मदर को प्रेजेंस को देख के कि वो अभी मतलब फायरी रैम में पहुंच गया ना, इस प्रेजेंस को महसूस करके सोच रहे क्या अब उन लोग को समझ में आ रहा है कि टैंग फैमिली की रिवाइवल का वजह क्या है। एक तरफ अपने यंग जो कि एक्चुअली फैमिली हेड है उसका मार्शल प्रावेस एस्टोनिशिंग है, उसके कंपैरिजन में अभी जो एक्टिंग हेड है वो एक फायर रैम का बंदा है। तब इस बात को सोचने के बाद अब ये दोनों आगे मतलब सोचता है कि ये चीज सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर टैंग फैमिली अपना वो जो पुराना रुतबा दोबारा एक ही झटके में हासिल कर ले। लेकिन अब इस तरफ बाहर अपने मोटा अपने यंग के उन सारे बातों को सुन के कहता है कि हाँ इन लोग का अर्जेंट नीड है सपोर्ट का, और वैसे भी ये लड़ाई इविल सिक्स के अगेंस्ट है तो जस्टिस के नाम पे ये एक नेचुरल चीज होगा अगर टैंग फैमिली इन लोगों का हेल्प करे तो प्लीज आपके डिसीजन को आप रिकंसिडर कीजिए। तब इन सारी बातों को सुन के उसने अपने यंग का मदर अपने यंग से पूछता है कि यंग तूने इससे पहले भी इन लोग को रिफ्यूज किया है तो क्या अब भी तू इन लोग को रिफ्यूज करना चाहता है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने यंग कहता है कि हाँ मदर। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ ने मोटा जोर जोर से कहने लगता है कि क्यों फैमिली हेड, अगर हम लोग इविल सेक्स को रोक नहीं पाए ना तब पूरा मार्शल वर्ल्ड की आवाज में चला जाएगा। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने यंग कहता है कि वो अच्छे से समझता है हेविली डिवाइन कल्ट का क्या थ्रेट है, लेकिन रही बात इविल फैक्शन और ब्लैक डेथ एलायंस, ये दोनों फैक्शन एकदम एक सेपरेट इशू है। ये बोलने के बाद अपने यंग आगे कहता है कि मैं जितना जानता हूँ ब्लैक डेथ एलायंस के बंदे लोग सिसवन के कॉमन पीपल को हैरास नहीं करते, लेकिन वो लोग प्रोटेक्शन फी को कलेक्ट करते हैं। उसी जगह वो लोग बैंडर्स लोग को भी रोकते हैं जैसे कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग करते हैं। बिल्कुल वैसा ही एक्टिंग ये ब्लैक डेथ एलायंस के बंदे लोग भी कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम लोग ब्लैक डेथ एलायंस के ऊपर अटैक करें। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ ने मोटा कहने लगता है कि तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ ने यंग गुस्से में कहता है कि तूने अभी कहा हम लोग को जस्टिस के नाम पे तुम लोग की मदद करना चाहिए है ना, तो पहले तुम लोग ये बताओ जब ब्लैक डेथ एलायंस और हेवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड हमारे टैंक फैमिली को इन्वेट किया, हम लोग को आइसोलेट किया, तब तक हम लोगों ने तुम्हारे वो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से कोई भी हेल्प आने के बारे में सुना भी नहीं। तो मैं अच्छे से समझता हूँ अपने सेक्ट और क्लैन के सेफ्टी का प्रायोरिटी कितना हाई रहना चाहिए, लेकिन इसलिए एक्चुअली मैं तुम लोग को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी आज जो तुम लोग कर रहे हो जस्टिस के नाम पे इविल सेक्स को मिटा देने के लिए हम लोग को तुम्हारी मदद करना ही पड़ेगा, ये चीज गलत है। और वैसे भी कुनलुन एक जगह है, अगर डिफीट हो जाए तब गोंगडोंग की नेक्स्ट बाड़ी होगा, ये गोंगडोंग भी एक जगह है। तो यहाँ अपने यंग ये बोलते हैं आगे कहता है कि क्या अपने मोटे को और इस चश्मिश को लग रहा है ये दोनों कितने डेस्परेट है, इस चीज के बारे में अपने यंग को अंदर से भी नहीं लगेगा। तब उन सारे बातों को सुन के इस तरह अपना मोटा मन में सोच रहा है कि अपना यंग ये सारे जो बातें कह रहे ये गलत तो बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि ये फैक्ट है जब टैंग फैमिली को आइसोलेट करके इस तरह मतलब इन्वेट किया गया था तब इन ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदे लोगों ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अभी इसी वजह से अपने मोटा अपनी सर को उठाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा है।
इस बात को सोच के अपने मोटा आगे सोचता है, ये लोग हर एक काम जस्टिस के लिए करते हैं, ये सारी बातें कहते तो है, लेकिन एक्चुअली जब इन लोग की खुद के से और क्लैन के ऊपर खतरा पड़ा तब ये लोग वही जस्टिस का नाम पे एक्ट कर रहा है अब। लेकिन अब इस तरफ अपने चश्मिश भी सेम ही चीज सोच रहा है, लेकिन इसके पास दिमाग है, इसलिए वो बाहर कहता है कि फैमिली हेड यानी कि अपना यंग सही कह रहा है, और इसलिए वो अभी अपोलोजाइज करता है क्योंकि उन लोगों ने बात करने से पहले टैंग फैमिली की पोजीशन के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरह अपने मोटा मन में सोच रहा है कि अपने जो चश्मे से जो इसका सीनियर ब्रदर है, ये इस तरह के माहौल में गुस्सा हो जाता है यूजुअली, लेकिन अभी वो गुस्सा नहीं है। लेकिन अब इस तरह अगर इस चश्मे की बात खत्म नहीं होता तो वो आगे कहता है कि मैं सच में एक शॉर्ट साइडेड बंदा था, लेकिन अभी जब आपकी बातों से मेरी आंखें खुल गया है तो मैं राइचियसनेस के नाम पे टैंग फैमिली को एक सैक्रिफाइस पॉइंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग टैंग फैमिली के हेल्प के लिए एक फेयर प्राइस देने का प्रस्ताव रखते हैं। इसलिए मैं एक और बार कह रहा हूँ कि आप प्लीज रिकंसिडर कीजिए, और वैसे भी हम लोग कोऑपरेशन सीख कर रहे हैं, न बल्कि सिर्फ हेल्प। तब इस बात को सुनकर उस तरह अपने यंग कहता है कि अगर अपने चश्मे इस तरह से बातों को कहे तो अपने यंग हमेशा इस तरह रिफ्यूज तो नहीं कर सकते। तब इस बात को सुनकर उस तरह अपने मोटा एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब अगर सच में रिफ्यूज नहीं कर रहे तो फिर जल्दी से हम लोग किस तरह के फोर्सेस कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है ये लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ ये बात पूरा होता उससे पहले अपने यंग कहता है कि उससे पहले तुम लोग पहले बताओ तुम लोग कितना देने के लिए तैयार हो। ये बोलते हैं उस तरह अपने यंग के आंखों को देख रहे हो और बैकग्राउंड को देख रहे हो। अपना यंग तो यहाँ इन लोग को लूट लेगा भाई, लूट लेगा। जो चीज हम लोग को नेक्स्ट पैनल में देख के पता चल रहा है, अपनी इस मोटी की हालत एकदम ही खस्ता हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में अपने मोटा कहने लगता है कि हम लोग को हमारे सेक्ट के सेवरल इयर्स के मेंटेनेंस कॉस्ट को एक साथ अपने टैंक फैमिली को देना पड़ेगा। जिस बात सुनकर उस तरफ चश्मिश कहता है कि हमारा अगर सेक्ट बच जाए ना तब प्राइस सच में कुछ ज्यादा छोटा है। ये बात बोलने के बाद अपने चश्मिश आगे कहता है कि अपने मोटे को इस तरह के प्राइस को देते वक्त कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जिस बात सुनकर उस तरफ मोटा कहता है कि शायद अपने चश्मिश सही कह रहा है, क्योंकि अपने यंग का जो मार्शल पावर है वो सच्ची मुच्ची में इम्प्रेसिव है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरह चश्मिश कहने लगता है कि शायद अपने यंग का जो मार्शल लेवल वो इन लोगों को दिखा रहा है उससे अपने यंग काफी हायर भी हो सकता है। लेकिन इस बात को सुनकर उस तरफ अपना मोटा डिस्कस करने लगता है कि सीनियर ब्रदर आपके सेंसेस से कोई भी अपने पावर को छुपा पाए ये तो इम्पॉसिबल है ना, तो आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे दिख रहा है ये लोग डिस्कस करते वक्त जा रहे हैं, लेकिन अब इस चीज को देखते हुए ऊपर अपने यंग मन में सोच रहा है कि वो लोग शायद रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि अपने यंग ओपन मेरिडियन स्टेट को मेंटेन कर रहा है। लेकिन वो चश्मे जरा डावेस जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा परसेप्टिव है, तो शायद उसने अंदाजा लगा लिया होगा। लेकिन अब वहाँ पास में अपने यंग का मदर भी बैठा हुआ था, तो चाय पीते हुए अपने यंग को कहता है कि अपने यंग का वो जो डिसीजन था वो सिर्फ पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं था। तो अपने यंग यह बताइए उसने अपने माइंड को इतने सडनली चेंज क्यों किया। तब इस बात को सुनकर उस अपने यंग कहता है कि ये कोई सडन डिसीजन नहीं था, उसने बस उन दो टावर्स के सामने ब्लैक डेथ अलायंस के गुड डीड को बताया। लेकिन एक्चुअल बात तो ये है अपने यंग ब्लैक डेथ अलायंस को ट्रस्ट ही नहीं करता है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने यंग का मदर कहता है कि ये चीज तो है, लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम में ऑर्डर अभी भी मेंटेन है उन लोगों की वजह से। तब इस बात के जवाब में इस तरह यंग कहता है कि ये ऑर्डर मेंटेन है सिर्फ एक आदमी की वजह से, लेकिन ये जो ब्लैक डेथ अलायंस है इसको इविल फैक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन लोगों ने ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को अपनाया नहीं है। ये कोई वजह नहीं हुआ इनको मतलब इविल फैक्शन कहने का, लेकिन इसके बावजूद भी ये फैक्शन कोई बैंडेड से कम नहीं है। इन लोगों ने ऑब्वियसली ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को ना अपना के अपनी क्रीड और एम्बिशन को अपनाया है, तो इनका फाउंडेशन बैंडेड लोगों की तरह ही है जो लोग कभी पर्सनल गेन के पीछे है। तो इसका मतलब सिस्टम में जो अभी ऑर्डर मेंटेन है ये टेम्पररी है। तो अब यह बात बोलते हुए अपने यंग मतलब याद करता है वो जो अपने कालो हेयर बलेबंदी के फादर ने कहा ना कि टैंक फैमिली के डिक्लाइन के बाद वो लोग टैंक फैमिली से बाहर ही नहीं जाते, क्योंकि अगर वो लोग बाहर जाए तब लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्लैक डेथ अलायंस उनके बिजनेस को ऑक्यूपायर कर लेंगे। इसका मतलब ब्लैक डेथ अलायंस न बल्कि अपने मुताबिक अगर चीजों का ना चले तब फोर्स का इस्तेमाल करता है, बल्कि वो लोग अगर सेक्ट और क्लैन को अपने अंडर में ले रहा है और जिनको अपने अंडर ले नहीं पा रहा है उनके अंदर स्पाई वगैरह को छोड़ दे रहा है। तब इन सारी बातों को सुन के उस तरफ यंग का मदर कहता है कि मैं समझ गया तू कहने की क्या कोशिश कर रहा है, तो अभी तू बता तेरा प्लान क्या है।
जिस वक्त सुनकर उस तरफ ऑब्वियसली अपना यंग कहता है कि इन लोग का सिंपल तो प्लान है, इन लोग को बस ब्लैक डेथ अलायंस को नॉर्थ की तरफ मूव करने से रोकना पड़ेगा। लेकिन अब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपने यंग कमांडर कहता है कि ये बात तो सही है, लेकिन अभी इनके करंट स्ट्रेंथ के साथ ये लोग पूरी तरह से ब्लैक डेथ अलायंस को रोक भी नहीं पाएंगे। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपने यंग जवाब देता है कि इन लोगों को बाहर से ब्लैक डेथ अलायंस को रोकना नहीं है, बल्कि अंदर से उनको डिस्टर्ब कर देना है। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपने यंग कमांडर एकदम चौंक जाता है। वो चौंक के मतलब कहता है कि अपने यंग ब्लैक डेथ अलायंस के अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगा। नेजरर को ये सेंस बना रहा है, लेकिन अपने यंग को उस पॉइंट से बिल्कुल ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उस पॉइंट से कुछ ज्यादा चैलेंजिंग कम हो जाएगा ये। तभी यहाँ किस पॉइंट के बाद से बात किया जा रहा है इस तरह हम लोग को अब दिखाई नहीं गया है, लेकिन अब यहाँ वो सिसवन गैदरिंग की इन्विटेशन की बात होता है, जिसमें पहले ये सिसवन गैदरिंग में सिर्फ एक मीटअप होता था, लेकिन अभी उसे चेंज करके इस गैदरिंग में इविल फैक्शन के जो यंग मास्टर है उन लोगों का टूर्नामेंट होता है। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ यंग कहता है कि वो इस गैदरिंग को अटेंड करेगा और उनके ट्रू नेचर को भी अनफोल्ड करेगा, जिसमें अगर अपने यंग को लगा कि वो लोग जैसे कि अपने मतलब यंग ने सोचा है उन लोगों ने अपने इविल वेस को छोड़ा नहीं है, तब वह यंग उन सारे के सारे बंदों को वहीं निपटा देगा। तब यहाँ से सेंसर टके हम लोग इस गैरेज के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ की अपने फॉर्मेशन वाला बंदा किसी को कहता है कि जब वो टैंक फैमिली के अंदर चला जाए ना, तब वो किसी भी कीमत में टैंक फैमिली के हेड से पंगा लेने की कोशिश ना करे या ऑफेंड करने की कोशिश ना करे। इसके बाद अपने फॉर्मेशन वाला बंदा आगे कहता है कि याद रखना तेरे ही हाथों पे हमारा मेन फैमिली का फ्यूचर है। तब इस वक्त सुन के आपने ये बंदी है एक जगह है कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, जैसे कि आपने कहा अगर टैंक फैमिली का हेड उतना ही ज्यादा रिमार्केबल पर्सन है ना, तब मैं उसका दिल जीत के ही मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ यार जैसे कि दिख रहे हो ये बंदी भी काफी प्रिटी है और ये बंदी हमारे फॉर्मेशन वाले फैमिली का यंग लेडी है। तो इसी के साथ आज मैं कोई थ्योरी वगैरह देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि स्टोरी प्रीटी मच खुद को अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। और जैसे कि दिख रहा है ये वीडियो यूजुअल से लॉन्ग है, तो इसी बात पे ठोको लाइक और सब्सक्राइब ब्लैक से जरूर करना। बाय और हाँ कमेंट कर देना।